अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और आप सबको हम सब की तरफ से 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आपका ये दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजर रहा होगा और इस मकसद से ज़्यादा गुजर रहा होगा कि ये एक महज छुट्टी है, तो छुट्टी को एंजॉय करना है। आपका मकसद इससे बियॉन्ड होगा, प्रोडक्टिव होगा कुछ ना कुछ। और यस, हम सब यौम आज़ादी मनाते तो हैं, अंदाज मुख्तलिफ होता है, लेकिन हमारी कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन इस दिन के हवाले से पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। वो कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है वो आपने अपने लिए खुद डिफाइन करनी है। जैसे मैंने पहले भी एक ट्रांसमिशन की और उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत पैगाम हमारे प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आप तक पहुंचाया गया कि इस दिन आप एक पौधा लगाकर जो है मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इस तरह के मुख्तलिफ अंदाज हैं, आपने चुनना है कि आपका अंदाज क्या होगा, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी। बहरहाल ये जो हमारी 14 अगस्त की स्पेशल ट्रांसमिशन और इसका ये वाला जो हिस्सा है, इसमें आज हमने बात करनी है माइनॉरिटीज़ पर। पाकिस्तान में इस वक्त अक़लियतें और अक्सरियतें दोनों बसती हैं और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर बसने वाली अक़लियतों और अक्सरियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। लेकिन जहाँ पर हम चैलेंजेस की बात करते हैं, नो डाउट चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस इस वक्त मेजॉरिटीज़ के लिए भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो मजहबी अक़लियतें बस रही हैं, जिनमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिनमें सिख कम्युनिटी भी है और भी मुख्तलिफ अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, वो किस अंदाज में पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहेंगे। आज का दिन यानी कि यौम आज़ादी का दिन वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ अभी भी मेहमान मौजूद हैं, ट्रांसमिशन के अगले हिस्से में भी मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन राइट नाउ जो मेहमान शख्सियत इस वक्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब फॉर्मर पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब महेंद्र पॉल सिंह साहब इस वक्त ट्रांसमिशन का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। यौम आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ये बताएं आप किस तरह से, थैंक यू सो मच, आप किस तरह से 14 अगस्त का दिन मनाते हैं पाकिस्तान से, आप किस अंदाज में मोहब्बत का इजहार करते हैं और कितने अरसे से आप यहाँ पर बस रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को आज 76वां यौम आज़ादी जो है उसकी मुबारकबाद पेश करूँगा। और जहाँ तक रहने की बात है कि कब से रह रहे हैं, मेरे दादाजी के वक्त हमने फ़ैसला कर लिया था। बेसिकली हम जितने भी पंजाब पाकिस्तान में सिख हैं, हम तकरीबन सबका ताल्लुक़ जो है वो केपी से है, फाटा से है, और हम बेसिकली सब पश्तो स्पीकिंग है। तो उस वक्त जो हमारे ट्राइब्स थे, सब ने मिल के फ़ैसला किया था कि हम कायद-ए-आज़म का साथ देंगे और हम कायद-ए-आज़म के साथ जो हैं वो खड़े होंगे, हम हिंदुस्तान हिजरत नहीं करेंगे। तो क्योंकि कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त 1947 को एक तकरीर में वादा भी किया कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अक़लियतें, तमाम मजहबी अक़लियतें वो आज़ाद होंगी अपनी मस्जिदों के लिए, अपनी मंदिरों के लिए, अपने चर्चेज़ के लिए, और इनकी मज़हब के साथ स्टेट का कोई सरोकार नहीं होगा। तो वो एक तकरीर में थी, लेकिन उससे हटके भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुलाकातें जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों के साथ होती थी। तो उस वक्त मेरे दादाजी ने ही डिसाइड कर लिया था कि हमने कायद-ए-आज़म का साथ देना है, ना कि हिंदुस्तान का हमने साथ देना है। अच्छा, वैसे ये चॉइस जो थी ऑब्वियसली किसी बिना पर ही होगी, वो बिना क्या थी, वो वजह क्या थी जिसकी वजह से आपके दादाजी ने ये फैसला किया कि हम वहाँ साथ नहीं देंगे लेकिन हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ देंगे? देखिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त सिखों को और मुसलमानों को एक बात कही थी कि जब तक आप हिंदुस्तान में रहेंगे, आपको हर पल हर वक्त ये साबित करना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तानी हैं। तो ये बात बड़ी गहरी बात। और आज आप देख लें कि मैंने एक दफ़ा इसी तरह से हमारे लीडर से भी मैंने जब ये बात बताई थी कि वो कितने विजनरी लीडर थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कि उन्होंने आज से 75-76 साल पहले जो बात की, आज वही हालात हिंदुस्तान में हैं। आज हिंदुस्तान में सिखों को ये साबित करना पड़ता है कि वो हिंदुस्तान के शहरी हैं। आज वहाँ के मुसलमानों को ये साबित करना पड़ता है, उनको अगर कोई भी बात हो तो उनको ताना दिया जाता है कि तुम मुसलमान हो और तुम पाकिस्तानी हो। उनको यानी कि वहाँ पर बसने वाले जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वहाँ पर भी होंगे,
آپ کے مطابق وہاں پر ان کو حقوق نہیں دیے جاتے, وہ ایک آزاد شہری بن کے, اس ملک کا شہری بن کر وہاں پر زندگی نہیں گزار سک رہے. دیکھیں میں وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر حق ہر وقت ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو مسلمان ہیں ان کو پاکستانی لحاظ سے کہ جی آپ مسلمان ہیں تو حالانکہ وہ جتنے بھی محب الوطن ہوں, وہ ہندوستان کے ساتھ جتنا بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے, لیکن ان کو ثبوت دینا پڑتا ہے اور بار بار دینا پڑتا ہے. اسی طرح سے سکھوں کو خالصتانی ہونے کا تانا دیا جاتا ہے کہ آپ خالصتانی ہیں. یہی چیز قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت بتائی, اور اس وقت اس سے ایک چیز سے سمجھتے ہوئے ہمارے جو بڑے تھے, میرے دادا جی تھے, باقی جتنے بھی اس وقت کے ہمارے لیڈرز تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان میں رہیں گے, نہ کہ ہندوستان یعنی کہ میں. قائد اعظم محمد علی جناح کی دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے, ان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے تب یہ فیصلہ کیا گیا, اور اب آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کا فیصلہ جو تھا وہ ٹھیک ہمارا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. بالکل ٹھیک. آپ کا ویسے انداز کیا ہوتا ہے 14 اگست منانے کا؟ 14 اگست منانے کا انداز ہمارا یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم تھے بچپن سے ہی, جیسے اسکول میں پڑھتے تھے, پھر کالجز میں گئے, یونیورسٹیز میں گئے, تو یہ جب دن منانا تو ویسے ہی وہ جھنڈیاں لے کے جانا. اب تو تھوڑا سا چینج ہو گیا. پہلے وہ جھنڈیوں کا ایک رواج تھا جی, کپڑے جھنڈیوں سے بھرے ہوتے تھے, ہاتھ میں جھنڈے ہوتے تھے, اور اسی طرح سے ہم وائٹ کلر کا سوٹ جو ہے شروع سے ہی 14 اگست والے دن ہم وائٹ کلر کا سوٹ ہی پہنتے آئے ہیں, اور ساتھ گرین ٹربن. اگر بچے ہیں تو وہ دستار باندھتے ہیں چھوٹی, تو وہ گرین کلر کی, اگر بڑے ہیں تو وہ ٹربن باندھے کی. یہ ایک پیار کا ایک انداز ہے ہمارا. اس کے اب جب آگے چل کے تو اب آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ مختلف پروگرامز میں ہمارے بچے, سکھ بچے ملی نغمے گا رہے ہوتے ہیں, ترانے گا رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ ہمارے مذہب میں کیرتن ہے, اس میں ہارمونیم طبلہ ایک ہے, تو وہی سکھ بچے, کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پھر ہارمونیم بجا رہے ہوتے ہیں, طبلہ بجا رہے ہوتے ہیں, تو وہی ہارمونیم طبلہ لے کے مختلف پروگرام میں جا کے ہمارے بچے تیار ہو کے وہاں پہ ترانے جو ہے وہ گاتے ہیں, اور اس سے ایک میسج جاتا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان میں اقلیتیں آزاد ہے. ہم جو جاتے ہیں محبت سے جاتے ہیں, کہیں پہ بھی جاتے ہیں, بالکل. ہمیں کوئی یہ نہیں کہ آپ آئیں, ہمیں انوائٹ کر دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروگرام ہے یہاں پہ, لیکن اس سے ہٹ کے کہ ہمارے بچے اس دن کے لیے اتاولے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم کہیں جا کے اپنا جو پرفارمنس دیں, ہم ملی ترانہ ہم گائیں. یہ نہیں کہ ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, لیکن وہ ایک محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, اظہار ہم اتاولے ہوتے ہیں, اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. بے چینی ہوتی ہے نا, بے چینی ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو ہے اس کے لیے وہ کریں, جس سے, اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیار بڑھے, پیار, ہماری جو محبت ہے پاکستان کے ساتھ ہماری. دیکھیں یہ محبت اس سے ہٹ کے, کہ پاکستان سے ہٹ کے بھی اگر میں ایک بات بتا دوں تو ہمارے جو مذہبی گرو نانک دیو جی رہے ہیں, ان کی زیادہ قربت مسلمانوں کے ساتھ رہی. دیکھیں اس کا ایک یہ بھی ہے کہ گرو نانک دیو جی بابا فرید جی کے دربار پہ گئے, پھر اسی طرح حضرت شاہ شمس کے دربار پہ گئے, پھر ہمارے جو 5ویں گرو ہیں انہوں نے حضرت میاں میر جی یہیں لاہور میں جن کا مزار ہے, ان سے دربار صاحب جو انڈیا میں گولڈن ٹیمپل ہے ان کی بنیاد ان سے رکھوائی. پھر گرو گوبند سنگھ جی جنہوں نے مذہب کو کمپلیٹ کیا, ان کے ساتھ پیر بدھو شاہ اور 40 ان کے مریدین جو تھے, انہوں نے ان کا جنگ میں ساتھ دیا. تو وہ ایک اسلام کے ساتھ سکھزم کا ایک شروع سے ہی قربت ہے. صحیح. تو اس حوالے سے بھی ہم نے, ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا, اور آج بھی ہم اس فیصلے کے اوپر بالکل مطمئن ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جب ہم میجورٹیز اور مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بڑی ایک آن ریکارڈ بات ہے کہ مکمل مذہبی آزادی یہاں پر ریلیجس اقلیتوں, تمام اقلیتوں کو حاصل ہے, لیکن پھر بھی چیلنجز ہوتے ہیں, ہر ایک کو ہوتے ہیں. وہ ہماری اس وقت میں کہوں گی میجورٹی, مطلب مسلمانوں کی میجورٹی مسلمانوں کو بھی چیلنجز ہیں. نوعیت مختلف ہو سکتی ہے لیکن حالات اگر ہم کہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم سکھ کمیونٹی کی بات کریں تو وہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو آپ کو لگتا ہے ابھی آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور ان کا سد باب ہونا چاہیے, ان کے لیے سولوشنز موجود ہونے چاہیے؟ جی بالکل. ایز اے اسٹیٹ ہمیں کوئی چیلنجز نہیں, ایز اے اسٹیٹ, یہ ہندوستان میں ایز اے اسٹیٹ چیلنجز ہے.
कि आपकी स्टेट आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही। हमारे यहाँ पे फिर एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन वाला एलिमेंट है, वो यहाँ पर है। हमें हमारी एज ए स्टेट हम सिक्योर हैं एज ए स्टेट, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का यहाँ पे शिकार रहा है, और दहशतगर्दी ये नहीं देखती कि ये कौन है, इसका क्या मज़हब है, इसका क्या फ़िरका, किस फ़िरके से ताल्लुक़ है। लेकिन केपी में दहशतगर्दी में नॉर्मली सिखों को टारगेट किया जाता है जी, और उसकी रीज़न भी यही हमने होती है, एग्जांपल्स भी पिछले देखी हैं। उसकी वजह भी यही है कि वो पाकिस्तान को बदनामी की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को टारगेट किया जाता है। फिर जो सिख मज़हब के लोग हैं वो पहचाने जाते हैं अपनी लुक की वजह से, अपनी गेटअप की वजह से, तो उसकी वजह से हमें उसका है। हम जो सिख कौम है इंतहाई जो पुरअमन कौम है, और हम कारोबारी लोग हैं, हम कारोबार करते हैं। जैसे कराची में मेमन मशहूर है, इसी तरह से पूरी दुनिया में सिखों का एक अपना कारोबारी एक हमारा टॉर है कि हम जिस कारोबार में जाते हैं हम उसको जो आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। तो केपी में, पेशावर में ख़ास तौर पे हमारी वो कारोबारी की एक वो है। आपने मिसाल देखी होगी कि ये पिछले ही रमज़ान में, और मतलब हर रमज़ान से एक दुकानदार जो था निरंजन सिंह, उनको वो रमज़ान में सस्ती चीज़ें बेचता था कि मुसलमानों के साथ और रमज़ान के साथ मोहब्बत में वो सस्ती चीज़ें बेचता, लेकिन उसी को ये पिछले रमज़ान में टारगेट कर दिया गया। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ हमारे कारोबारी लोग हैं। तो ये एक चैलेंजेस, ये मैं पाकिस्तान के अदारों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर ख़ास ध्यान दें। दहशतगर्दों की वो पहले भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर लेकिन वो अनासर वो शरपसंद अनासर जो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करते हैं, उनको उनके सद्देबाब के लिए कुछ ना कुछ होना। और नो डाउट हमारे जो इदारे हैं वो इसमें काफी ज्यादा मुतहरिक हैं, लेकिन मजीद इस पर काम जो है वो तेज करने की जरूरत है। उसके अलावा हमें पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई एक आपकी जानिब से, आपकी कम्युनिटी की जानिब से एक सिख मैरिज एक्ट की भी बात की जाती है, उस हवाले से क्या चैलेंजेस है? मैं चाहूंगी जरा वो 14 अगस्त हम ट्रांसमिशन में इस वक्त मौजूद है, हमारे इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आप उस हवाले से भी थोड़ा क्लियर कर दें, मुतालबा भी अपना पेश कर। जी बिल्कुल। सिख मैरिज एक्ट जो है वो 2018 में मार्च 2018 में पेश हुआ और वो पास भी हुआ, लेकिन वो एक प्राइवेट मेंबर बिल था। मुझे इस चीज़ का वो था कि वो एक प्राइवेट एक इतना अच्छा काम था, वो प्राइवेट मेंबर के तौर पे क्यों असेंबली में पेश हुआ, उसे गवर्नमेंट ने क्यों नहीं ऑन किया। अच्छा, जब पेश भी हुआ तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। मैं गलतियाँ यहाँ पे ऑन एयर नहीं बताना चाहूँगा कि उसमें सारी बात है वैसी हैं। तो वो जो गलतियाँ थी, जब हमने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश की कि हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमने जो सिख मज़हब के जो हमारे लीडरान थे उनको बिठा के बिल को सामने रखा। तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात किए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने स्टेप लिया, क्योंकि कोरोना का टाइम था। कोरोना के टाइम के बाद हमने इसको स्टेप लिया, हमने मीटिंग बिठाई, उसकी दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट किया, और वो उसको जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर हमने दुनिया के जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े सिख वकील हैं जिनको सिख मज़हब की लेजिस्लेशन के ऊपर अबूर है, सही, उनसे डिस्कस किया। सही। उन्होंने फिर उस पर मशावरत उनके साथ की, कम्युनिटी के साथ मशावरत की। फिर फाइनली जो हमारा अकाल तख्त साहब, जो हमारी सिख मज़हब की सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, उसके जत्थेदार, जो उसके चेयरमैन हैं या उसके जो हेड हैं, उनसे डिस्कस किया। उन्होंने फिर फाइनल उसको करके हमने उसको कंप्लीट किया, उसको कंपाइल किया हमने, उसको फिर प्रोसेस में डाला कि उसको वेटिंग का एक प्रोसेस होता है, फिर कैबिनेट में जाता है, सारा एक प्रोसेस होता है। तो वो जब हुआ तो उस दौरान हमारी हुकूमत जो है वो चली गई, उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत चली गई, और फिर वो रह गया। फिर जब परवेज़ अलई साहब का दौर आया, फिर हमने इसके ऊपर कोशिश की, लेकिन वही है कि वो थोड़ा, क्योंकि हुकूमतें बदलती रही हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम भी हम देखते आए हैं। अभी हमें कोई इशू नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आए एज इट इज उस बिल को, क्योंकि वो सारा प्रोसेस उसका हो चुका है, अब सिर्फ उसे असेंबली से पास करवाना है, पेश करना है, पास असेंबली में उसकी जो अमेंडमेंट है वो पेश कर। सही। बिल तो पास हो चुका है, अब उसकी अमेंडमेंट पास होनी है। अमेंडमेंट, और वो टोटली तैयार है कि अमेंडमेंट होगी, अमेंडमेंट के बाद
जितने भी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी गलतियां भी थी, जैसे मैं एक छोटा सा वो बता देता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का दौर था तो उन्होंने चेयरमैन वो किए, और उससे पहले का जो दौर था वो नाज़मीन थे लोकल गवर्नमेंट के, तो उसमें लफ्ज़ चेयरमैन था। अब अगर सिस्टम चेंज होता है तो वो फिर वो बिल जो है वो काम नहीं करेगा, तो हमने उसको वहां पे अथॉरिटीज लिख दिया कि लोकल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं, जो भी तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको हमने लफ्ज़ उसको जब कर दिया, तो अब कोई भी सिस्टम आए, चाहे मेयर सिस्टम आए, चाहे चेयरमैन सिस्टम आए, चाहे यही नाज़िम अब सिस्टम जो आए, भी आइंदा आम इंतखाबात के नतीजे में जो भी हुकूमत आती है वो आए, इसमें अमेंडमेंट ही करनी है, जी, पास तो हो चुका है, वो complete उस है। अंदाज में सिर्फ ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा और एक बहुत बड़ा, मतलब मैं कहूँगी संगे मील होगा जो उबूर हो जाएगा। अच्छा, और मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं, इस बिल को पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की नजरें इस एक बिल इस पर बिल के ऊपर है कि जिस दिन ये पेश होगा सेम वो कॉपी केपी असेंबली में भी चला जाएगा और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी चला जाएगा, और उसी बिल को वो करते हुए वो वही है ना, संगे मील की एक हैसियत रखता है और इससे बहुत फायदा होगा। जो हमने ये काम किया इसके ऊपर कि हमने टोटल सिख कम्युनिटी के, हमने अकाल तख्त साहब और जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज रहे हैं उनके साथ डिस्कस करके हमने जो चीज कंपाइल की है वो मतलब वो पूरी दुनिया के लिए एक अनोखा काम होगा। बिल्कुल ठीक हो गया, और इसको यकीनी तौर पर जब भी इलेक्शंस होते हैं, आइंदा आम इंतखाबात जो भी हुकूमत आती है उसका ये फर्ज बनता है कि प्रायोरिटी पर इसकी अमेंडमेंट जो है वो की जाए। बिल्कुल ठीक हो गया, वक्त की किल्लत है। मैं जाते जाते आपसे चाहूँगी हमारी आज के जो पाकिस्तानी मुआशरे के लिए पैगाम, नस्लों के लिए पैगाम, क्या पैगाम है, आज की जनरेशन के लिए क्या पैगाम, अपनी कम्युनिटी के नाम आपका क्या पैगाम? जी बिल्कुल, मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए भी, और मैं तो आज तो हर पाकिस्तानी के लिए पैगाम दूंगा जिसके पास सब्ज़ पासपोर्ट है या सब्ज़ कलर का कार्ड है। मैं तो क्योंकि आज अक़लियत तो ये लिहाज से तो नहीं, या सिखों के लिहाज, आज पाकिस्तान की बात हो रही है, तो अपने वतन को मोहब्बत करें, अपने इदारों को मोहब्बत करें, और एक सिस्टम में रह के, बेशक बहुत सारी खराबियां हैं, लेकिन एक सिस्टम में रह के उसको ठीक करने की हम कोशिश करें, और अपना तो वही कि हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो और हम मुल्क को बेहतर तरीके से आगे ले जाएं। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ट्रांसमिशन के सेगमेंट में मौजूद थे फॉर्मर पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब महिंदर पाल सिंह साहब। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।